नमस्कार साथियों, आज की यह कक्षा हमारी जो पॉलिटी की जो रिमेनिंग क्लासेस हैं उन्हीं से संबंधित है। यदि आप पॉलिटी को अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो मैंने जो मेरी प्रीवियस क्लासेस हैं जिसमें मैंने 15 से 16 लेक्चर्स लिए हैं उसमें मैंने डिटेल से सभी चीज़ें कराई हैं। इस क्लास में हम उन सभी मुद्दों पर बात करेंगे जो एग्ज़ाम में अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे मैंने अपनी वीडियोज़ में बताया है कि पॉलिटी से उन्हीं कुछ ऐसे सेगमेंट हैं जिनके स्फेयर में ही सारे प्रश्न बनते हैं, जैसे सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद, सभी महत्वपूर्ण भाग, अनुसूचियाँ, संविधान संशोधन तथा केसेज। यदि आप इनमें अपनी कमांड बनाते हैं तो जो 6 से 7 प्रश्न इसमें बनते हैं उनमें से तकरीबन 4 प्रश्न आप एग्जैक्टली सही कर पाएंगे। तो उन्हीं पर ध्यान दीजिए जिनसे अधिक प्रश्न बनते हैं, पहले उन्हें करिए, फिर जो रिमेनिंग आपका ध्यान जो अन्य बातों पर जाता है उन्हें तत्पश्चात कवर करने का प्रयास कीजिए। तो ठीक है, आज हम वही पढ़ेंगे। इसमें मैंने सभी महत्वपूर्ण संविधान के अनुच्छेद शामिल किए हैं, उनको उनके भागों के साथ कि उनका जो एग्जैक्टली लोकेशन है कॉन्स्टिट्यूशन में वो किस भाग में है। धन जो सारे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं, वो भी मैंने सारे इसमें शामिल किए हैं। तो जरूर से इस क्लास में बने रहिए, एक भी आपको आर्टिकल छोड़ना नहीं है। मेरा पूर्ण प्रयास रहेगा कि मैं इसी क्लास में आपको सभी चीज़ें याद भी करा सकूं। तो ठीक है, आइए प्रारंभ करते हैं। देखिए, आज हम वही है, आज का मुद्दा जो है ये सभी भारतीय राज्य व्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद, उनके भागों के साथ आज हम कवर करने का प्रयास करेंगे। अपना सारा ध्यान यही बनाए रखिएगा। ठीक है, अभी हम सबसे पहले जो हमारा प्रथम भाग है वो है संघ व उसका राज्य क्षेत्र। जो हमारी पहली अनुसूची है, जो पहला शेड्यूल है, वो भी यूनियन एंड इट्स टेरिटरी यही है। यही हमारा पहला भाग भी है, संघ व इसका राज्य क्षेत्र। इसमें 2 अति महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। एक अनुच्छेद प्रथम जो कहता है भारत राज्यों का संघ है, यानी इंडिया, दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी भारत राज्यों का संघ है, याद करिए। एक दूसरा अनुच्छेद है जो कहता है नए राज्यों का भारत में प्रवेश व उनकी स्थापना। तो पहले भाग में से हमें 2 अनुच्छेद याद रखने हैं। एक है अनुच्छेद 1, भारत राज्यों का संघ है, और अनुच्छेद 2 जो कहता है कोई भी नए राज्य जो भारत में प्रवेश करना चाहते हैं उन्हें अनुच्छेद 2 के तहत शामिल किया जाएगा। तो आंख बंद करिए और इन्हें फिर से रिवाइज करिए, देन आगे बढ़िएगा। हमारा दूसरा भाग है नागरिकता। जो हम नागरिकता की बात करते हैं उसके बारे में भाग 2 में बताया गया है। इसमें अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक के अनुच्छेद शामिल हैं। यानी नागरिकता जो हम सिटीजनशिप की बात करते हैं, आपको केवल उसका भाग याद रखते हैं, भाग 2 है और उसके अनुच्छेद हैं अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक। बस, इसमें अधिक कोई भी महत्वपूर्ण बात नहीं है। बशर्ते आप यहाँ से एक तथ्य याद रख सकते हैं कि भारत में जो एकल नागरिकता का प्रावधान है वो किस देश से लिया गया है, तो वो ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया है। जो ब्रिटेन है वहाँ से लिया गया है। बशर्ते आप सुन लीजिए और कहीं साइड में अगर याद नहीं है तो लिख लीजिए। हमारा तीसरा महत्वपूर्ण भाग है फंडामेंटल राइट्स। जो हम मूल अधिकारों की बात करते हैं, मैंने बताया है इनसे एग्जाम में क्वेश्चन केवल आर्टिकल इसमें क्या लिखा है वही बनते हैं, तो मैंने वही बातें यहाँ शामिल करने का प्रयास किया है। अब तीसरा भाग है मूल अधिकार। इसमें अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक की जो आर्टिकल हैं वो शामिल किए गए हैं। उनमें आपको केवल उन्हीं अनुच्छेदों को याद करना है जो महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा को डिफाइन करता है, जिसको अगर लिखना चाहते हो साइड में तो लिख लो, लेकिन वो मुझे अधिक महत्वपूर्ण नहीं लगता इसलिए मैंने शामिल नहीं किया है। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा को शामिल करता है। अनुच्छेद 13 कहता है कोई भी विधि, मतलब जो संसद कोई भी अगर विधि बनाए, अगर वह मूल अधिकारों के खिलाफ है, यानी जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, यानी जैसे मेरे बोलने का अधिकार है, मेरे घूमने का अधिकार है, इस पर अगर वो प्रतिबंध लगाते हैं बिना कारणों के, तो वो विधि रद्द हो जाएगी। कितना महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 13 कहता है जो विधि मूल अधिकारों के असंगत होगी वह रद्द हो जाएगी। ठीक है। अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष क्षमता व विधियों का समान संरक्षण। अब ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। एक हमने ब्रिटेन से लिया है, एक हमने यूएसए से लिया गया है। यानी एक जो जापान से वाला कहते हैं विधि की सम्यक प्रक्रिया, लेकिन वो एक्चुअली में उसका एप्लीकेशन यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में हमें दिखता है। अब लेकिन ये बहुत ही डिटेल हैं, अलग अलग हैं, वो समझाने में मुझे भी अधिक, अभी आपको केवल इतना याद रखिए, अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष क्षमता व विधियों का समान संरक्षण। ठीक है। अब हम अनुच्छेद 15 की बात करते हैं। यह कहता है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाएगा। यह आधार याद रखने, क्या क्या, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान, ये 5 आधार आपको याद होने चाहिए। इनके आधार पर किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी आप धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव करते हैं, उसकी जाति के आधार पर भेदभाव करते हैं, उसके मूल वंश के आधार पर, उसके लिंग के आधार पर और उसके जन्म स्थान के आधार पर अगर विभेद करते हैं तो यह संविधान का उल्लंघन है, आपको सजा भी हो सकती है। इसीलिए ये सभी बातें आपको एक
पेपर देने के लिहाज से तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन हमारे जो जीवन में जो एप्लीकेशन वाली चीज़ें होती हैं उसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन अति महत्वपूर्ण बन जाता है। तो ठीक है, अनुच्छेद 13 देखा, 14 देखा और 15 देखा। अब अनुच्छेद 16 और 17 यह भी महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 16 कहता है अवसर की समानता, यानी हर एक नागरिक को भारत में जो भी जॉब, मतलब जो हम सरकारी नौकरी की बात करते हैं या कोई अन्य नौकरी, सभी के लिए समान अवसर होंगे। यानी मैं वो पेपर दे, बस एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो फिक्स करेंगे, जैसे कोई चाहिए 21 की एज चाहिए तो उतना तो होना चाहिए, उसके बाद जो भी उस एरिया में आते हैं वो सभी समान रूप से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 16 कहता है अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, यानी अनटचेबिलिटी जो हम कहते हैं, जो हम छुआछूत वाली प्रथाएं चलती हैं ना कि ये वो निम्न जाति का है उसको टच नहीं करना है, उसके हाथ का खाना नहीं है, ये भी एक गुनाह है संविधान की नज़र में। तो अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करने की बात करता है। तो याद किया हमने 16 और 17 भी। अभी हम इन्हें सारे रिवाइज भी करेंगे पूरे भाग के आधार पर, ठीक है। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 18। यह कहता है उपाधियों का अंत, यानी उपाधियों का अंत का तात्पर्य कि कोई भी व्यक्ति शिक्षा, विद्या और जो सैन्य है, जो हम सैन्य सेवाओं की बात करते हैं, उनके अतिरिक्त कोई भी सम्मान नहीं लगाएगा। यानी जैसे हम कोई किसी पद पर है, आईएएस है जैसे, तो वो आईएएस अपने नाम के साथ नहीं लगा सकता, ऐसा संविधान कहता है, लेकिन कई लोग लगा लेते हैं, वो उसका उल्लंघन ही है। तो हमें क्या याद रखना है, केवल अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत की बात करता है। अनुच्छेद 19 वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यदि आप इन अनुच्छेदों को विस्तार पूर्वक समझना चाहते हैं ट्रिक के साथ, तो वो मैंने अपनी डिटेल्ड क्लासेस में कराई हैं, ठीक है। यहाँ केवल हम महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को एक नज़र में देख रहे हैं। अनुच्छेद 19 वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा करता है, ठीक है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी कोई व्यक्ति अगर कन्विक्ट हो जाता है किसी अपराध के लिए, तो उसके दोष सिद्धि के संबंध में जो उसे संरक्षण प्राप्त है, उनकी बात अनुच्छेद 20 में करी गई है। आपको केवल इतना याद रखना है, अनुच्छेद 20 किससे जुड़ा है, तो वो है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ये सारे आर्टिकल महत्वपूर्ण हैं, मैंने वही बातें शामिल की हैं जो एग्जाम में आने की पूरी संभावना रहती है, ठीक है। अनुच्छेद 21 अति महत्वपूर्ण आर्टिकल, यानी संविधान के सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकलों में इसको शामिल किया जाता है। यह है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। प्रत्येक मनुष्य के पास एक डिग्निफाइड लाइफ जीने का अधिकार है, जब तक कि वह किसी दूसरे को हार्म नहीं करता। यानी संविधान हर एक व्यक्ति को प्राण व दैहिक स्वतंत्रता प्रदान करता है, वह अपने अनुरूप जी सकता है, बशर्ते अगर वह दूसरों को प्रभावित नहीं कर रहा है तो, ठीक है। तो 21 क्या कहता है, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 21A, जो हमने 86वें संविधान संशोधन 2002 से ऐड किया था। यह निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की बात करता है, यानी प्रत्येक अभिभावक का यह कर्तव्य है कि वह अपने 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड कराएगा। यह तो डीपीएसपी है, लेकिन ये निःशुल्क शिक्षा देगी कौन, सरकार देगी। यानी अगर कोई अपने बच्चों को पढ़ाने में सक्षम नहीं है तो वह 6 से 14 वर्ष तक सरकार ही उन्हें फ्री में पढ़ाएगी। यह प्रावधान है अनुच्छेद 21A में, निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा। अब हम अनुच्छेद 22 को देखते हैं। अनुच्छेद 22 कहता है गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण, यानी अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है तो उसके क्या क्या अधिकार होंगे गिरफ्तार होने के बाद भी, जैसे उसको जज के सामने प्रस्तुत करना है, उसको अपना वकील देना है, ये सभी बातें। और किसी को अगर प्रिवेंट किया जाता है, प्रिवेंशन, तो उसके क्या अधिकार होंगे। यानी कोई भी अगर अपराधी भी है फिर भी उसके कुछ ना कुछ अधिकार होते हैं। यह बातें अनुच्छेद 22 में शामिल की गई हैं। क्या, गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 23 कहता है मानव दुर्व्यापार व बलात् श्रम का निषेध, यानी मानवों का दुर्व्यापार, जो मानव तस्करी की जाती है या फिर उनके साथ जो भी मतलब दुर्व्यवहार किए जाते हैं, या बलात् श्रम जो हम बेगार या मजदूरी कहते हैं। अगर बिन बेगार का तात्पर्य ऐसी मजदूरी जिसमें कोई धन नहीं दिया जाता है, उसे कहते हैं बेगार, बलात् श्रम, तो उसका निरोध किया गया है। मानवों का दुर्व्यापार व बलात् श्रम का निषेध आर्टिकल 23। आर्टिकल 24 कहता है जो बालक हैं, जो बच्चे हैं, उनका कारखानों में, खानों में, उद्योगों में आदि में नियोजन नहीं किया जाएगा। और इसकी एज संविधान के इस मूल अनुच्छेद में तो 14 बताई गई थी, बाद में संशोधन करके इसे 18 कर दिया। यानी 18 वर्ष तक के बच्चों को कारखानों में, उद्योगों में, खानों में आदि में काम नहीं कराया जाएगा। अगर आपको ऐसा दिखता है तो वो संविधान का उल्लंघन है, ठीक है। ये तो हुई शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात। अब हम देखेंगे धर्म की स्वतंत्रता। जो धार्मिक हम कहते हैं, जो ये धार्मिक पंडित बने रहते हैं कि ऐसा करो वैसा करो, भगवान को मानो, टीका लगाओ, ये करो। संविधान कहता है प्रत्येक नागरिक का अपने पास धर्म की स्वतंत्रता है। प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म के आचरण करने की, उसका प्रचार करने की, उसका प्रसार करने का अधिकार है। यानी मेरे भगवान मेरे अनुरूप चलेंगे। अगर मैं भगवान की पूजा खाके करने का रिवाज करूं तो वह मेरी इच्छा है, मैं खाके भी पूजा कर सकता हूं।
बशर्ते ऐसा ना हो कि वो सोशली किसी को इम्पैक्ट। अब भगवान को कोई जूते से पीट रहा है, वो सबको हार्म करेगा, तो वो चीज़ें नहीं करनी है। बशर्ते अपने अपने अनुरूप आप भगवान को ट्रीट कर सकते हैं। यानी आप कोई सुबह उठ के पूजा पाठ करेगा, कोई खा के पूजा पाठ कर रहा है, कोई शाम को पूजा पाठ करेगा, कोई रात को सोते टाइम पूजा पाठ करेगा, ये सब अपने अपने अनुरूप माने जाएंगे। ये स्वतंत्रता हमें दी गई है अनुच्छेद 25 के तहत, ठीक है। अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अब जैसे हिंदू धर्म में कई जगह भागवत लगती हैं, कई जगह कथाएं, नारायण, तो ये धार्मिक कार्य हो गए। अब मैं चाहूँ तो अपने धर्म का अपने हिसाब से प्रोविजन कर सकता हूँ। यानी मैं सत्यनारायण की कथा नहीं करना चाहता हूँ, मैं कुछ और करना चाहता हूँ, तो उसके कार्यों का प्रबंधन भी प्रत्येक नागरिक कर सकता है। तो ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का महत्व देख रहे हैं आप कि जो ये वेद पुराण ये सभी चीज़ें कहते हैं कि ऐसे चलो वैसे, इसमें संविधान कहता है कि आप जिस अनुरूप चलो, अपने विवेक से चलो, बशर्ते वो सोसाइटी को हार्म न करे। मतलब ऐसे प्रैक्टिसेस ना हो जो अति शामिल किए जाए, तो वैसे ना हो, बाकी आप अपने अनुरूप चल सकते हैं। अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 कहता है धर्म विशेष को कर देने से स्वतंत्रता। इसका तात्पर्य समझ रहे हैं? अगर कोई धर्म वाला, कोई हिंदू धर्म का पंडित, कोई इस्लाम धर्म का मौलवी, कोई भी आकर आपको कहते हैं कि इस धर्म को हम बढ़ाएंगे, आप हमें पैसे दो, कर दो, इससे आप स्वतंत्र हैं। ये संविधान कहता है आप अगर देना चाहते हैं तो दीजिए, नहीं देना चाहते हैं तो कोई भी पाबंदी नहीं है। अनुच्छेद 27 कहता है धर्म विशेष को कर देने से स्वतंत्रता है। आप अपनी इच्छा अनुरूप कोई दान देना चाहते हैं तो दीजिए, अन्यथा कोई बाध्य नहीं है। अनुच्छेद 28 कहता है सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। जो भी सरकारी स्कूल हैं वहां धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, यह कहता है अनुच्छेद 28। ठीक है, अब जो अनुच्छेद 29 व अनुच्छेद 30 है, यह अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात करते हैं। अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 30 ये किसके अधिकारों की बात? अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात। उनके अपने मान्यताओं को मानना और अपने पसंद की शिक्षण संस्थानों को खोलना, ये सभी बातें अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में की गई हैं। ये सभी तीसरा ही भाग चल रहा है अभी, फंडामेंटल राइट्स वाला। फिर अनुच्छेद 32 अति महत्वपूर्ण है, जो जिसे संविधान में BR अम्बेडकर जी ने भी संविधान की आत्मा कहा है, मूल अनुच्छेद। तो यह है संवैधानिक रिट, यानी संवैधानिक उपचार। यानी जो ये मूल अधिकार हमें दिए गए हैं, इनकी सुरक्षा कौन करेगा अगर इनका उल्लंघन हो गया? तो यह सुप्रीम कोर्ट करता है, और इसके लिए अनुच्छेद 32 बताया गया है। यानी अगर आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि हुजूर मेरे इस मूल अधिकार का उल्लंघन हो गया है, मुझे न्याय दिलाइए। तो यह है अनुच्छेद 32 में रिट। ऐसे ही उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट्स हैं, उनको भी रिट जारी करने की शक्ति दी गई है, वो अनुच्छेद 226 के तहत दी गई है, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो देखिए, अब हम यहाँ पर सभी मूल अधिकार, एक और मूल अधिकार महत्वपूर्ण है, देखिए वो है अनुच्छेद 33। यह है जो सशस्त्र बल होते हैं, जैसे सेना हो गई, पुलिस बल हो गए, CISF, CRPF, SSB, ये जितने भी सशस्त्र बल हैं, उनके मूल अधिकारों की बात की गई है, और कहा गया है कि उनके मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। उनके मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, यह कहता है अनुच्छेद 33। तो सबसे पहले हम रिवाइज करते हैं भाग 3 को, जो मूल अधिकार है। अनुच्छेद 13 विधि के जो भी खिलाफ होगी, मूल अधिकारों के खिलाफ होगी जो विधि, वो रद्द हो जाएगी। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष क्षमता व विधियों का समान संरक्षण। अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 16 अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। बशर्ते इसमें 6 हैं, वो आपको डिटेल से देखनी है तो वीडियोस में देखिए। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21A निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार व बलात्श्रम का निषेध। अनुच्छेद 24 बालकों के कारखानों आदि में नियोजन का प्रतिषेध। अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता, उसको उसके आचरण की, उसके अंतःकरण की, उसके प्रचार की व उसके प्रसार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 धर्म विशेष को कर देने से स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 29 व 30 अल्पसंख्यकों के अधिकार। अनुच्छेद 32 रिट के अधिकार, संवैधानिक उपचार कहते हैं जो हम। अनुच्छेद 33 सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध। तो ये हो गया हमारा भाग 3 कंप्लीट, मौलिक अधिकार। इतने ही से आपके प्रश्न बन जाएंगे। अब हम देखेंगे भाग 4 राज्य नीति के निदेशक तत्व, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स, यानी DPSPs कहते हैं। जो हमने कहाँ से बोरो किए हैं, ये बोरो नहीं कह सकते, जहाँ से लिए हैं हमने आयरलैंड से लिए हैं, और मूल अधिकार कहाँ से लिए हैं, USA से लिए। तो भाग 4 में अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक के। ठीक है, अब इनमें भी हम महत्वपूर्ण पर ही ध्यान देंगे।
एक है अति महत्वपूर्ण, जो है अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 कहता है एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाया जाएगा। तो कभी एग्जाम में पूछे कि लोक कल्याणकारी राज्य की व्याख्या किस अनुच्छेद में की गई है, तो अनुच्छेद 38 में की गई है। ठीक है। और फिर एक है 39A, ये याद करने हैं सारे। एक है 39A, यह कहता है निःशुल्क विधिक सहायता की बात करता है, यह बाद में जोड़ा गया था। ठीक है, निःशुल्क विधिक सहायता 39A। अनुच्छेद 40 कहता है ग्राम पंचायतों का गठन। ग्राम पंचायतों के गठन की बात अनुच्छेद 40 में की गई थी, जो बाद में हमने 73वें 74वें संविधान संशोधन 1992 से लागू कर भी दिए थे। डीपीएसपी जैसे हैं जो बाध्य नहीं है, मतलब कि जैसे मूल अधिकार हैं वो राज्य के लिए बाध्य हैं कि वो करेगा ही करेगा, लेकिन डीपीएसपी जैसे हैं कि राज्य अगर नहीं भी करे तो कोई भी यहाँ पर हार्म नहीं है। ठीक है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, कितनी बार प्रश्न एग्जाम में बने हैं ये प्रश्न, अनुच्छेद 44 हो गया। और अनुच्छेद 50 जो बात करता है कार्यपालिका व न्यायपालिका के पृथककरण की, यानी कार्यपालिका व न्यायपालिका का पृथककरण होगा, दोनों एक दूसरे के कामों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अनुच्छेद 51 कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा। तो ये इतने ही डीपीएसपीज हैं जो महत्वपूर्ण हैं। रिवाइज करते हैं। अनुच्छेद 38 लोक कल्याणकारी राज्य, अनुच्छेद 39 निःशुल्क विधिक सहायता, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 50 कार्यपालिका व न्यायपालिका का पृथककरण, अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा। तो ये भाग 4 भी पूर्ण हुआ। अब भाग 4 का जो मूल कर्तव्यों को शामिल करता है, जो हमने कहाँ से लिए हैं, रशिया से लिए हैं, यूएसएसआर, वहाँ से लिए हैं हमने मूल कर्तव्य। ये पहले नहीं थे, इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1942 से जोड़ा गया था। सॉरी 1942 नहीं, 1976 करिएगा इसे। ठीक है, 1976 करिएगा। ठीक है इसे। तो इससे तो हमने 10 मूल कर्तव्य जोड़े थे, और जो 11वां मूल कर्तव्य था वो हमने शिक्षा वाला, निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड कराएंगे वाला, वो 86वें संविधान संशोधन 2002 से जोड़ा था। तो मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे, 42वें से हमने 10 जोड़े और 86वें संविधान संशोधन से एक और जोड़ा, अभी वर्तमान में 11 है। ठीक हो गया। अब अगला भाग है हमारा संघ। अब हम देखेंगे संघ को। तो भाग 5 कहता है संघ के बारे में। अब जो संघ है वो 3 चीजें शामिल करता है, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, विधायिका लेजिस्लेटिव, न्यायपालिका जुडिशियरी। तो तीनों को हम विस्तार से जो जो इनके अनुच्छेद महत्वपूर्ण हैं वो यहाँ पर कवर करने का प्रयास करेंगे। तो ठीक है, बशर्ते मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, आप थोड़ा पॉज ले लीजिए। ठीक है। तो ठीक है, सबसे पहले हम संघ में जो कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव है, वही आता है, तो इसी को विस्तार से तो देखिए। एग्जीक्यूटिव है अनुच्छेद 52 से 78 तक, लेजिस्लेटिव यानी विधायिका है 79 से 123 अनुच्छेद तक, और न्यायपालिका है 124 से 147 तक। और इसी संघ में एक अनुच्छेद आता है कैग का। कैग को भी संघ यानी भाग 5 है जो उसी में शामिल किया जाता है। कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो हम नियंत्रक व महालेखा परीक्षक कहते हैं ना, वो ये है अनुच्छेद 148 से अनुच्छेद 151 तक। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव को देखते हैं। कार्यपालिका की बात की जाए तो इसमें सबसे प्रमुख हस्ती जो आती है, जो हम देश का सुप्रीम कहते हैं, जिसे नामित कहते हैं, ये राष्ट्रपति को ही पढ़ते हैं। तो कार्यपालिका अनुच्छेद 52 से 78 तक, इसमें सबसे पहले हम राष्ट्रपति के अनुच्छेदों को जो महत्वपूर्ण है उन्हें देखने की कोशिश करेंगे। अनुच्छेद 52 जो कहता है राष्ट्रपति के पद की बात करता है, यानी राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 53 कहता है संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होगी वो राष्ट्रपति में होगी, यानी संघ के जो भी कार्यपालिका की शक्ति होगी, यानी कोई बिल है उसे पास करना, संसद सत्र को, संसद वाले तो विधायिका में आ जाएंगे, अन्य जो भी कार्य हैं वो कार्यपालिका वाले वो अनुच्छेद 53 के तहत करेगा। अनुच्छेद 61 कहता है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग, अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 63 कहता है उपराष्ट्रपति के पद की बात करता है, अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति के पद की बात करेगा। अनुच्छेद 71 कहता है राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के जो भी चुनाव विवाद होंगे ना, यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, उनमें जो भी विवाद होगा चुनाव में उसका निपटारा करेगा सुप्रीम कोर्ट। ध्यान रहे, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव विवादों का निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा। अनुच्छेद 71। अनुच्छेद 72 कहता है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, राष्ट्रपति कहीं क्षमाएं देता है ना, पार्डन जो शक्ति होती है वो अनुच्छेद 72 के तहत। अनुच्छेद 74 कहता है मंत्री परिषद होगी, एक मंत्री परिषद होगी, वो कहता है अनुच्छेद 74।
और अनुच्छेद 75 कहता है कि इस मंत्रिपरिषद का एक सामूहिक उत्तरदायित्व होगा, जो यानी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। यह अति महत्वपूर्ण अनुच्छेद बन जाता है। ये इस अभी स्पेसिफिकली क्लॉज की बात करूं तो 75 थर्ड है ये, लेकिन आप 75 ही याद करिए। 75 क्या कहता है? सामूहिक उत्तरदायित्व होगा, यानी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, क्योंकि मंत्रिपरिषद हमने ही चुनकर भेजी है, ठीक है। और अनुच्छेद 76 है जो अटॉर्नी जनरल, जो महान्यायवादी है, उसकी बात करता है। तो देखिए सारे रिवाइज करते हैं कार्यपालिका के। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति का पद। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति का पद। अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव विवादों का निपटारा सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 75 मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति होगा। अनुच्छेद 76 महान्यायवादी, ठीक। अब हम देखते हैं विधायिका को। विधायिका जो अनुच्छेद 79 से 123 तक है। विधायिका की बात करें तो ये भी भाग 5 ही है संघ वाले में। सबसे पहले जो इसके महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उन पर एक एक नज़र देते हैं। ये है अनुच्छेद 79, ये कहता है संसद की बात। अब संसद में 3 होते हैं, राष्ट्रपति को पढ़ दिया, लोकसभा और राज्यसभा, 3 अंग होते हैं ना संसद के, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो 79 कहता है संसद का गठन। अनुच्छेद 80 कहता है राज्यसभा की बात करता है। अनुच्छेद 81 लोकसभा की बात करता है। अब इसे याद करने का एक ट्रिक होती है जो सरला कहते हैं, सरला, यानी 79 में संसद, 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा, ठीक है। तो ये 3 हुए। अनुच्छेद 82 कहता है परिसीमन आयोग, जो हम कहते हैं कि एक निश्चित समय बाद हम जो भी हमारी लोकसभा राज्यसभा की सीटें हैं उनको पुनः व्यवस्थित करेंगे, परिसीमन करेंगे, तो वो परिसीमन आयोग बनाया। तो देखिए अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की बात की जाए तो अभी तक हमने देखे अनुच्छेद 79 संसद का गठन, अनुच्छेद 80 राज्यसभा, अनुच्छेद 81 लोकसभा, और अनुच्छेद 82 में हमने देखा परिसीमन आयोग। उसके बाद के महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं आर्टिकल 85, जो कहता है संसद का सत्र, उसके सत्रावसान और उस सत्रों का विघटन जो होता है वो अनुच्छेद 85 के तहत होता है। अनुच्छेद 87 जो राष्ट्रपति के विशेष संबोधन की बात करता है, जो राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण होता है ना, वो आर्टिकल 87 में है। अनुच्छेद 100 कहता है गणपूर्ति के बारे में। गणपूर्ति यानी कोरम, यानी जब संसद में राज्यसभा की बात करें या लोकसभा की बात करें, कोई भी बैठक, कोई भी बिल, कोई भी प्रस्ताव अगर पारित होना है तो न्यूनतम कुछ सदस्यों की आवश्यकता होती है कि इतने लोग होंगे तभी हम कार्रवाई आगे करेंगे। तो जो कोरम कितना होता है, 1/3 होता है, यानी सभा में टोटल 50 मेंबर हैं तो उनका 10वां हिस्सा यानी 5 लोग उपस्थित होने चाहिए। तो गणपूर्ति या कोरम की बात की गई है अनुच्छेद 100 में। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण अनुच्छेद 87 में। संसद का सत्र, सत्रावसान और विघटन की बात आर्टिकल 85 में। अब आगे के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की देखें तो आगे का जो सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वो है संयुक्त बैठक, जो आर्टिकल 108 में कहा गया है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। आप मुझे यह बताएंगे कि यह संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश से लिया गया है, जिसको आता है वो जरूर लिखिए। और अनुच्छेद 110 कहता है धन विधेयक के बारे में। तो 2 और महत्वपूर्ण अनुच्छेद, 108 संयुक्त बैठक के बारे में और अनुच्छेद 110 धन विधेयक के बारे में। आपने कहीं पढ़े होंगे, लेकिन कुछ कुछ मैंने जो वो महत्वपूर्ण शामिल किए हैं जो आपने अमूमन नहीं सुने होंगे, तो वो भी याद कर लें। अनुच्छेद 111 कहता है जो राष्ट्रपति की वीटो शक्ति होती है, जो हम जेबी वीटो, पॉकेट वीटो, अत्यंतिक वीटो और 4 वीटो होते हैं ना, जिसमें भारतीय राष्ट्रपति के पास केवल 3 ही हैं, हम पढ़ते हैं वो सभी वीटो पावर अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति को दी गई है, ठीक है। और अनुच्छेद 112 जो याद ही होगा, वार्षिक वित्तीय विवरण, जो बजट की बात करते हैं, बशर्ते संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, उसके लिए वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई। और अनुच्छेद 123 जिसमें राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की बात की गई है। तो ठीक है, अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति की वीटो शक्ति, 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, 123 राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश। अब हम देखेंगे जुडिशियरी के बारे में, यानी न्यायपालिका के बारे में। न्यायपालिका ये भी भाग 5 में ही है। न्यायपालिका को देखें तो इसके महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में आते हैं कुछ 124 से 147 तक है इसके बारे में, लेकिन महत्वपूर्ण पर ही हम ध्यान देंगे। एक तो हो गया आर्टिकल 124 जो कहता है सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया जाएगा। अनुच्छेद 129 जो कहता है सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। इसका तात्पर्य, अभिलेख न्यायालय का तात्पर्य जो भी सर्वोच्च न्यायालय अपने डिसीजन देगा वो एक कानून की तरह बन जाएंगे। यानी जैसे अभी उसने कहा कि अपनी पसंद के व्यक्ति से
अगर हमें शादी करनी है तो यह व्यक्ति का मूल अधिकार है अनुच्छेद 21 के तहत। अब उसने डिसीजन दे दिया, अब यह कानून बन गया, यानी मैं अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी कर सकता हूँ, ये अनुच्छेद 21 में कहा गया है। तो मैं ऐसा करूँगा तो कोई मेरे खिलाफ कोई कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। तो इसे ही कहते हैं अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 143 हो गया, सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को जो सलाह देते हैं, हम कहते हैं ना परामर्शी न्याय निर्णयन की बात, यानी अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से कुछ सलाह मांग सकता है। तो ठीक है, 3 आर्टिकल पढ़े न्यायपालिका से। एक हो गया सर्वोच्च न्यायालय का गठन 124, सर्वोच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय अनुच्छेद 129, सर्वोच्च न्यायालय की राष्ट्रपति को सलाह देने की शक्ति अनुच्छेद 143। ठीक है, अब हम देखेंगे भाग 6। ये हो गया, हमने भाग 5 पढ़ा। अब हम देख रहे हैं भाग 6, जिसमें हम अब राज्य के बारे में पढ़ेंगे। भाग 5 तो हो गया संघ, अब भाग 6 होगा राज्य। इसमें भी हम केवल महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर भी बात करेंगे। तो ये है अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 153 जो कहता है राज्यपाल होगा राज्य में एक राज्यपाल होगा, अनुच्छेद 153। 161 राज्यपाल की क्षमादान शक्ति, जैसे राष्ट्रपति की होती है 72 के तहत, राज्यपाल की होती है 161 के तहत। 223 अनुच्छेद राज्यपाल द्वारा अध्यादेश, जैसे 123 में था राष्ट्रपति का अध्यादेश, आर्टिकल 213 में है राज्यपाल का अध्यादेश। आर्टिकल 233 राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, यानी जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं वो आर्टिकल 233 से 237 तक हैं। उनमें 233 वाले में राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। आर्टिकल 214 राज्यों में उच्च न्यायालय होगा, जैसे सर्वोच्च न्यायालय का आर्टिकल 124 है। आर्टिकल 215 उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, जैसे सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है 129 के तहत, वैसे ही उच्च न्यायालय भी एक अभिलेख न्यायालय है अनुच्छेद 215 के तहत। और आर्टिकल 226 उच्च न्यायालय की रिट की शक्ति, जैसे सुप्रीम कोर्ट की रिट शक्ति 32 के तहत है, वैसे उच्च न्यायालय की रिट शक्ति 226 के तहत है। ठीक है, तो देखिए अब हम भाग 6 राज्य को रिवाइज करते हैं। आर्टिकल 153 राज्यपाल, आर्टिकल 161 राज्यपाल की क्षमादान शक्ति, 213 राज्यपाल द्वारा अध्यादेश, 233 राज्यपाल द्वारा जिला न्यायालयों की न्यायाधीशों की नियुक्ति, आर्टिकल 214 राज्यों में उच्च न्यायालय, आर्टिकल 215 उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय, और अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय की रिट शक्ति। भाग 6 तक कंप्लीट, सारी अनुच्छेद भी कंप्लीट, जिसको नहीं हुआ वो रिवाइज करेगा। ठीक है, अब है भाग 7, और ये इसलिए याद रखना है क्योंकि ये मात्र ऐसा भाग है जो संविधान से निरसित किया जा चुका है, यानी अब ये नहीं है। इससे संबंधित जो अनुच्छेद था वो अनुच्छेद 238 था, तो भाग 7 और अनुच्छेद 238 अब रद्द हो चुके हैं। ये कभी बन सकता है कि कौन सा भाग संविधान से रद्द किया गया है या कौन सा अनुच्छेद किया गया है, तो वो भाग 7 और अनुच्छेद 238 है। ठीक है, अब हम देखेंगे भाग 8। भाग 8 में बात की गई है संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र की, जो हम यूनियन टेरिटरीज पढ़ते हैं ना, केंद्र शासित प्रदेश, उनकी बात की गई। आपको केवल इतना याद रखना है कि भाग 8 किससे जुड़ा है, संघ राज्य क्षेत्र से जुड़ा है। कौन कौन सा अनुच्छेद इसमें है, अनुच्छेद 239 से 242 तक, बस। तो भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र, आर्टिकल 239 से 242। अब हम देखेंगे भाग 9 जो अति महत्वपूर्ण है, पंचायतें। आपने देखे होंगे कितने प्रश्न बनते हैं इससे, तो इससे तो एक भी छोड़ना है नहीं आपको। ठीक है, अब हम देखेंगे भाग 9 जो है पंचायतों की बात करता है। भाग 9 इसके सारे अनुच्छेद रटने ही है आपको, सबसे बनेंगे प्रश्न। तो सबसे पहले हम भाग 9 में है पंचायतें। ये कब जुड़ा था भाग 9, कब जुड़ा था नहीं पता। भाग 9 में जो पंचायतें हैं वो हमने कब जोड़े, जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ था ना 1992 में, तब से हमने ये सभी जोड़े थे। तो इसके आर्टिकलों की बात की जाए तो आर्टिकल 243D याद रखना है आपको, क ख याद मत करना। अगर क ख आ जाए तो फिर भी ABCD से वहाँ तक पहुँच जाना, क ख में कन्फ्यूजन हो जाएगा। अण न प ये सभी याद होते नहीं, इसलिए ABCD में ही याद रखना। तो इसके सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में है सबसे पहले आर्टिकल 243D जो कहता है पंचायतों में आरक्षण, आर्टिकल 243E पंचायतों की अवधि, आर्टिकल 243F पंचायत सदस्यों की योग्यता, आर्टिकल 243G पंचायतों के कार्य, आर्टिकल 243I राज्य वित्त आयोग, और आर्टिकल 243 के राज्य निर्वाचन आयोग। अब ये इतने महत्वपूर्ण है कि सारे याद करने हैं आप, तुरंत रिवाइज करते हैं ना हम। पंचायतों में आरक्षण 243D, पंचायतों की अवधि 243E, पंचायत सदस्यों की अयोग्यता
243 है। इसमें 243 याद मत रखिए, क्योंकि ये पंचायतों वाले सारे प्रावधान 243 में तो आपको याद है। आप DEFG ये सब याद रखिए। डी में हो गया आरक्षण, ई में हो गया अवधि, एफ में हो गया पंचायत सदस्यों की अयोग्यता, जी में हो गया कार्य, आई में हो गया वित्त आयोग, और के में हो गया निर्वाचन आयोग। ठीक है, जब तक याद नहीं होते हैं ये छः के छः करने ही है कैसे भी। ठीक है, तो ये करिए। उसके बाद आता है भाग 9 क, जिसमें हम नगर पालिकाओं को शामिल करते हैं। तो भाग 9 क किससे जुड़ा है? नगर पालिकाओं से। और इससे आपको केवल इतना याद रखना है कि इसमें कितने मद हैं। तो इसमें 18 मद हैं और पंचायतों में 19 मद हैं। मद यानी कार्य क्षेत्र कितने हैं, उनके विषय कितने हैं। तो पंचायतों में 29 विषय होते हैं और नगर पालिकाओं में 18 विषय होते हैं। बस यही बनता है इससे। तो भाग 9 का हो गया नगर पालिकाओं से जो। और भाग 9 ख जो 97वां संविधान संशोधन 2011 हुआ था उससे जुड़ा था, वो है सहकारी समितियां, कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये भी 243 वाले अनुच्छेद में ही है। तो भाग 9 क नगर पालिकाएं, भाग 9 ख सहकारी समितियां। ठीक, तो आज की क्लासेज में इतना ही रखते हैं। जो आगे के भाग और महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं वो आगे की क्लास में मैं शामिल करूंगा। और इसके बाद जो भी ये महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है वो इस क्लास में शामिल किया गया है, तो आप उतना देखिए। ठीक है, क्लास में हम अभी तक के जितने भी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है, पहले संविधान संशोधन से अभी जो 106वां संविधान संशोधन अभी अप्रूव हो चुका है, बस अभी डेट नहीं आई है, वहां तक के अभी जितने भी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हुए हैं वो सभी हम क्रमवार से आज पढ़ेंगे। उनमें क्या क्या बातें थी, जो भी महत्वपूर्ण बातें थी वो मैंने शामिल करी हैं और इससे लगातार क्वेश्चन बनते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास है आपके लिए। इसे आप अच्छी तरह से देखिए, पूरा देखिए और नोट डाउन करते रहिए और साथ ही में याद भी करते चलिए। इससे आपको ये क्लास लेने के बाद आपको जरूर से पॉलिटी में थोड़ा तो मतलब भरोसा आएगा खुद पर कि मैं कुछ याद कर पा रहा हूँ, ठीक है, या कर पा रही हूँ, जो भी है। तो आइए शुरू करते हैं सीधे। आज का हमारा मुद्दा वही संविधान संशोधन। आज हम पहले संविधान संशोधन से अभी जो लेटेस्ट 106वां संविधान संशोधन हुआ है उस वहां तक की कहानी को पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले संविधान संशोधन होता कैसे है, क्या होता है? एक प्रस्ताव पारित होता है, कहीं भी पारित हो सकता है, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी कोई भी पारित कर सकता है, मंत्री भी गैर मंत्री भी, बिना राष्ट्रपति की अनुमति के पारित वो प्रस्ताव पारित किया जा सकता है और संयुक्त बैठक नहीं होती है। ये सभी चीजें हमने पढ़ी। और विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, यानी 2/3 बहुमत प्लस जो सदन में कुल सदस्य हैं उनका 50% इतना होना चाहिए। और अगर राज्यों से जुड़े मामले यानी संघीय मामले हैं तो उनमें आधे से आधे राज्यों की सहमति की भी आवश्यकता होती है। ये सभी बातें हमने पढ़ी हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आज का हमारा जो मुद्दा है वो है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन पर आज हम अपनी नजर डालने वाले हैं, यानी अच्छे से इसे करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं प्रथम संविधान संशोधन, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ। सबसे पहले याद रखना है कब हुआ और उसमें क्या बात थी जो वो संविधान संशोधन लाया गया, उसमें क्या कहा गया, मतलब क्यों लाया गया, वो याद रखना है। ठीक है, तो प्रथम संविधान संशोधन जो है वो कब हुआ? 1951 में हुआ। कब हुआ? 1951 में, यानी पहले जो पहला आम चुनाव हुआ था 1951 में, उसी दौरान पहला संविधान संशोधन भी हो गया। यानी जब जवाहरलाल नेहरू पीएम थे, क्या हुआ? उसमें एक 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। ध्यान से, एक 9वीं अनुसूची, पहले संविधान में, मूल संविधान में 8 ही अनुसूची थे, अभी ये 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो इसमें क्या किया गया? फिर इसमें जो भी भूमि सुधार संबंधित कानून थे ना, उनको शामिल किया गया। दरअसल हो क्या रहा था कि जो भूमि सुधार संबंधित कानून थे उन्हें सरकार छीन नहीं पा रही थी, क्योंकि जो संपत्ति का अधिकार है वो क्या था? मूल अधिकार में शामिल था। तो संसद ने क्या किया, जो भूमि सुधार से संबंधित कानून थे उनको 9वीं अनुसूची में डाल दिया। और 9वीं अनुसूची में यह प्रावधान किया गया कि इसके जो भी इसमें कानून शामिल हैं उनमें जो जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा है, वो नहीं की जा सकती है। तो अब ये भूमि सुधार वाले कानून इन्होंने 9वीं अनुसूची में डाल दिए। तो अब सुप्रीम कोर्ट अगर कोई कहता है कि मेरी संपत्ति के अधिकार का हनन हो रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकता है, क्योंकि 9वीं अनुसूची में कहा गया है कि इसमें जो भी कानून शामिल होंगे उनकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। तो सिंपल, प्रथम संविधान संशोधन 1951 में आया, इसमें एक 9वीं अनुसूची जोड़ेगी। उसमें कहा गया कि जो भी कानून इस 9वीं अनुसूची में जाएंगे उनकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। तो भूमि सुधार संबंधित कानून इसमें शामिल किए गए। सिंपल, कर लोगे ना याद? 2-3 बार अभी करो, फिर एक बार और वीडियो देखो, एक बार नोट्स बनाते समय देखो, और एक बार जब सब तैयार हो जाता है उसके बाद याद करो। 4 बार याद करने में तो आपको मतलब याद हो ही जाएगा लगभग। ठीक है, तो अब हम देखते हैं प्रथम संविधान संशोधन याद हुआ हमें, अभी रिवाइज करते टाइम हम दोबारा यहां आएंगे। ठीक है, फिर हमारा आया जो अन्य महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है वो है 7वां संविधान संशोधन। जो महत्वपूर्ण है वो ही मैंने शामिल किए हैं। 7वां
संविधान संशोधन कब हुआ? 1956 में हुआ। इसमें कई बातें शामिल है जो हमने अलग अलग जहां पर भी इसकी बातें हैं वो शामिल की हैं। जैसे हमने राष्ट्रपति में शामिल किया था, जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट में शामिल किया था, और साथ ही संविधान संशोधन से चीजें जहां जहां पर आ रही हैं वो मैंने शामिल करी हैं। तो वो सभी एक साथ नहीं डालूंगा मैं, केवल यहाँ पर एक ओवरव्यू है कि आपको सातवां कोई संविधान संशोधन कब हुआ और उसमें जो महत्वपूर्ण बात थी जो छूट गई है वो मैंने शामिल करी है। तो सातवां संविधान संशोधन हुआ 1956 में। इसमें क्या किया गया? पहले जब स्वतंत्रता के पश्चात राज्यों के 4 वर्ग बनाए गए, समूह क, समूह ख, समूह ग और समूह घ, ये 4 राज्यों की सूचियां बनाई गई। तो वो जो 4 वर्ग बनाए गए थे राज्यों के, वो समाप्त कर दिए गए। ये एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि राज्यों के 4 वर्ग थे वो कब समाप्त किए गए? 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। फिर क्या किया गया? फिर उनको हटाकर राज्य बना दिए गए। 14 राज्य बने और 6 यूटीज बने। तो ये 1956 की बात आए। राज्यों के 4 वर्ग हटा दिए गए और 1956 में 14 राज्य थे और 6 यूटीज थे। कर लो गया सातवां संविधान संशोधन 1956। राज्यों के जो 4 वर्ग के कोटे थे वो हटा दिए गए और फिर 14 राज्य और 6 यूटीज, यूटीज यानी केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, वो बनाए। चलो अब अन्य महत्वपूर्ण संविधान संशोधन में हम देखते हैं 9वां संविधान संशोधन, जो कब हुआ था? 1960 में हुआ था। याद रखना 9वां संविधान संशोधन में यह कहा गया कि यह भारत और पाक के बीच एक समझौता था, भारत और पाकिस्तान के बीच। वो बांग्लादेश वाली साइड है, क्योंकि बांग्लादेश कब बना? 1971 में बना। उससे पहले तो वो भी पाकिस्तान ही था ना। तो बांग्लादेश वाली साइड वाले पाकिस्तान की बात चल रही। वहां क्या हुआ? बेरुबाड़ी एक हिस्सा था जो भारत में था, लेकिन उसका जो प्रशासन था वो नहीं चल पा रहा था, क्योंकि वो जो परकोटे होते हैं ना छोटे वाले, उसमें चारों तरफ से पाकिस्तान की बाउंड्री है, बीच में जो है वो बेरुबाड़ी है। अब वो उसकी सप्लाई चेन सब चीज जो डिस्ट्रप्शन उत्पन्न हो रहे थे, इसलिए उसे पाकिस्तान को सौंपा गया, ठीक है। तो क्या हुआ इसमें? 9वां संविधान संशोधन कब? 1960 में। क्या था इसमें? जो बेरुबाड़ी संघ था भारत के पश्चिम बंगाल वाले इलाके में, पश्चिम बंगाल में था बेरुबाड़ी संघ, तो इसे पाकिस्तान को दे दिया, यानी बांग्लादेश वाले इलाके को दे दिया। चलो ये भी याद कर लोगे आप। 9वां संविधान संशोधन 1960 में। फिर हम देखते हैं 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1967 में हुआ था। 21वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1967। इसमें क्या खास बात थी? हमने पढ़ा है, हमारे पास 8वीं अनुसूची में क्या था? भाषाओं का वर्गीकरण किया गया, जिसमें मूल रूप से 14 भाषाएं शामिल थी। 14 भाषाएं शामिल थी जब संविधान लागू हुआ था। फिर उसमें 15वीं भाषा जुड़ी, सिंधी भाषा। कब? 21वां संविधान संशोधन 1967। याद रखिए, पहले जुड़ी सिंधी भाषा। 21वें संविधान संशोधन 1967 के था। अभी 22 है टोटल, तो 8 जुड़नी है, एक ये जुड़ गई और 7 और जुड़ेंगी, ठीक है। फिर दूसरा अन्य महत्वपूर्ण संविधान संशोधन में हम देखते हैं 24वां संविधान संशोधन। कब हुआ ये? 1971 में। खास बात क्या थी फिर इसकी? जो महत्वपूर्ण है वही शामिल किया, और आप इनमें से किसी को भी स्किप नहीं कर सकते, ये तो करने ही करने मस्ट है। इसके बाद आपके अपने एफर्ट पर है कि आप अन्य संविधान संशोधन को देख पाते हैं या नहीं, ठीक है। तो 24वां संविधान संशोधन हुआ था 1971 में। इसमें क्या किया गया था? जो संसद है ना, उसकी शक्ति है वो असीमित कर दी गई थी। इससे पहले क्या होता था? संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन तो कर सकती थी, लेकिन अगर वो किसी के मूल अधिकारों का हनन करे तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता था? न्यायिक समीक्षा करके खारिज कर देता था, नल एंड वॉइड कर देता उसे। लेकिन अब क्या कहा संसद ने 24वें संविधान संशोधन 1971 में कि हम संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकते हैं और उसमें मूल अधिकार भी आते हैं, हम मूल अधिकारों को भी सीमित कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? संसद की संविधान संशोधन की असीमित शक्ति, संसद की संविधान संशोधन की असीमित शक्ति किस संविधान संशोधन से उसे प्राप्त हुई? तो 24वें संविधान संशोधन से प्राप्त हुई, ठीक है। इसमें वो मूल अधिकारों को भी बाद में बशर्ते यह खारिज हो गया था। अभी इंदिरा गवर्नमेंट थी जो अपने पावर के मतलब पीक पे थी, मतलब बहुत पावरफुल गवर्नमेंट बनी थी इस दौरान। तो मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट थी, बहुमत से आई थी, तो वो जो मन मर्जी आती वो कर रही थी सब, ठीक है। तो संविधान संशोधन की संसद की असीमित शक्ति कौन से संविधान, मतलब कौन से संविधान संशोधन से? 24वें से, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला महत्वपूर्ण जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो है 31वां CAA यानी संविधान संशोधन। कब हुआ? 1972। इसमें खास बात क्या थी? जो लोकसभा की सीटें थी पहले कितनी थी? 525 थी, तो उसे बढ़ाकर 545 कर दी थी। बस इतना ही याद रखना। लोकसभा की सीटें कब बढ़ाई गई? 525 से 545, तो 31वें संविधान संशोधन 1972 से, ठीक है। अगला है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। अब आपने ये भी पढ़ाई होगा कि इसे कई बार कि इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन तक कहते हैं, मतलब ये एक जो सबसे महत्वपूर्ण संविधान संशोधनों में शामिल है। मतलब इसमें बहुत सारे प्रोविजन जोड़े गए। अब हम सब नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अलग अलग जगह पर वो संविधान संशोधन के जो भी प्रोविजन है वो आते रहेंगे ही। तो जो मतलब एक ओवरव्यू देने के लिए जो भी छूटे हैं वो मैंने शामिल किए हैं, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन पहली बात कब हुआ? 1976 में हुआ। कौन थी गवर्नमेंट इस दौरान? कौन थी? इंदिरा की सरकार ही थी, ठीक है।
तो 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में। इसमें सबसे पहले प्रस्तावना में 3 शब्द जुड़े थे, हमने पढ़ा है पहले। प्रस्तावना जो प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशनल का, उसमें 3 शब्द जोड़े गए। क्या क्या? समाजवाद, सेक्युलरिज्म, समाजवाद, सोशलिज्म, धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म और अखंडता यानी यूनिटी। ठीक है, 3 शब्द, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द प्रियम्बल में जोड़े गए। कब? 1976 में 42वें सीएए से। और मूल कर्तव्य भी जोड़े गए, जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ना। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनता है? मूल कर्तव्य संविधान में लागू होने के दौरान ही शामिल थे? नहीं थे। लागू होने के दौरान तो मूल कर्तव्य थे ही नहीं। मूल कर्तव्य जुड़े 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम से। वो भी कब? भाग 4 क में। इससे संबंधित एक भाग 4 क जुड़ा और सभी मूल कर्तव्य, अभी वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य है। जब ये 1976 में 10 जुड़े थे, एक अभी बाद में जुड़ेगा सॉरी। तो उससे संबंधित एक अनुच्छेद भी है, वो है अनुच्छेद 51 क। वो सभी जो 11 मूल कर्तव्य हैं वो इसी में शामिल है। तो याद क्या करना है? मूल कर्तव्य संविधान लागू होने के दौरान थे? नहीं, ये 42वें संविधान संशोधन से जुड़े। इसका भाग क्या है? भाग है 4 क। और अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 51 क। इनकी संख्या क्या है? जब ये 1976 में आए तब तो इनकी संख्या 10 थी। फिर 11वां अभी 86वें संविधान संशोधन 2002 से जुड़ेगा। तो वर्तमान में 11 है, लेकिन 11 के 11 साथ में नहीं जुड़े थे। 10 1976 में जुड़े, 1 2002 में जुड़े। मैं सब क्लियर करा रहा हूं आपको, ध्यान से, कहीं और ध्यान मत देना। मतलब यही ध्यान दोगे तो फिर उतनी दिक्कत नहीं आएगी याद करने। ठीक है, तो मूल कर्तव्य भी जुड़ गए, प्रस्तावना में 3 शब्द भी जुड़ गए। और क्या जुड़ा इस दौरान? जो अधिकरण होते हैं, अधिकरण यानी ट्रिब्यूनल्स होते हैं ना, जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं। अब क्या होते हैं, हम डिटेल से इसका एक चैप्टर है वो पढ़ेंगे। अभी सिर्फ एक क्या था, अधिकरण होते हैं, जो एक प्रशासनिक अधिकरण होते हैं और कुछ अन्य मामलों के अधिकरण होते हैं, तो वो भी जुड़े। तो क्वेश्चन बनेगा, अधिकरणों की स्थापना किस संविधान संशोधन से हुई? 42वें संविधान संशोधन 1976। भाग क्या है इसका? भाग है भाग 14 क। याद हो गया? अधिकरण भी जुड़े इससे, भाग 14 क से। ठीक है, और जो डीपीएसपी है ना, हमारे राज्य नीति के निदेशक तत्व कहते हैं, हमने पढ़ा है ना उसे, भाग 4 में 36 से 51 तक के बीच में। तो हमने उसमें तो पढ़ाई था, बस यहाँ पे भी शामिल कर दिया मैंने। 3 नए नीति निदेशक तत्व जुड़े थे इस दौरान 42वें संविधान संशोधन से। हाँ, 1900 कौन कौन से? 39A निःशुल्क विधिक सहायता वाला, 43A उद्योगों में जो मजदूर और कर्मकार हैं उनको शामिल करने वाला, 48A जो पर्यावरण का संरक्षण करना और मतलब वन्य जीवों का संरक्षण करना, ये सब चीजें 48A में थी। ये सभी 3 नए नीति निर्देशक तत्व जुड़े थे। किससे? 42वें संविधान संशोधन 1976 से। तो क्या क्या हुआ था? प्रस्तावना में 3 शब्द, मूल कर्तव्य, अधिकरण और 3 नए डीपीएसपी 39A, 43A और 48। क्या क्या है भी मैंने बता दिया। लगातार रिवाइज करते रहे। और क्या हुआ इस 42वें संविधान संशोधन अधिनियम से? इससे एक और बात हुई। इससे क्या हुआ? हमने पढ़ा है जो 7वीं अनुसूची है उसमें क्या बताया गया कि जो विषय हैं, कार्यों के विषय हैं, वो 3 भागों में विभाजित है, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। तो इसमें क्या किया गया? राज्य सूची के जो 5 विषय थे ना, उन्हें उठाकर समवर्ती सूची में बनाई। यानी अब उनसे कानून बनाने की शक्ति अब उन पर केंद्र के पास भी आ गई। ऐसा ही होता है ना समवर्ती सूची में कि राज्य भी बना सकते हैं कानून और केंद्र भी बना सकते हैं। तो कौन कौन से थे वो 5 विषय याद रखना आपको। सबसे पहली बात कि राज्य सूची के 5 विषयों को उठाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। कब? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976। क्या क्या थे वो? शिक्षा, वन, वन्य जीव, नापतोल और न्याय प्रशासन। ये एग्जाम में बनेगा कि न्याय प्रशासन कौन से विषय में शामिल है, नापतोल कौन से विषय में शामिल है, वन्य जीव कौन से विषय में शामिल है, वन कौन से विषय में शामिल है, शिक्षा कौन से विषय में शामिल है। तो 5 क्या क्या? शिक्षा, वन, वन्य जीव, नापतोल और न्याय प्रशासन। ये 5 पहले राज्य सूची में थे, इसलिए अब इन्हें समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया था। कब? 1976। इतना भी याद। अब हम देखते हैं 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। अब ये जो 1978 में आया, इस दौरान मोरारजी देसाई जी की सरकार आ गई है, जनता पार्टी आ गई है। तो अब ये काउंटर करेगी जो भी रिग्रेसिव प्रैक्टिसेस अपनाई गई थी ना इंदिरा सरकार द्वारा, उनको काउंटर करने का प्रयास करेगी। मैंने इसमें केवल महत्वपूर्ण बातें ही शामिल करी। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था? 1978 में। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया? जो राष्ट्रीय आपातकाल पहले लगाया जाता था ना, उसके लिए 3 आधार थे। एक तो बाह्य आक्रमण था, एक युद्ध था और एक आंतरिक अशांति था। तो इंदिरा सरकार ने जो आंतरिक अशांति शब्द है, इंटरनल डिस्टर्बेंस, उसका मिसयूज करके आपातकाल लगाया था। तो अब उस आंतरिक अशांति शब्द को ही हटा दिया गया, उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। ध्यान रहे, पहले आंतरिक अशांति था, उसको बदलकर अब सशस्त्र विद्रोह कर दिया। अब अगर एग्जाम में पूछता है कि क्या राष्ट्रीय आपातकाल आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया जा सकता है? नहीं, आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं लगाया जा सकता, अब सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जा सकता है। ध्यान रहेगा। तो आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया।
कब? 1978 में 44वां संविधान। और क्या किया गया? और ये तो सबको पता ही होता ही हमें, संपत्ति का अधिकार था, पहले यह मूल अधिकार था, तो अब इसे क्या कर दिया गया? मूल अधिकार की सूची से समाप्त कर दिया गया और इसे एक विधिक अधिकार बना दिया गया। कहां? 300A में भेज दिया गया था। हमने पढ़ा है ना, पहले भी पढ़ा है इसे, अभी भी मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं। तो संपत्ति का अधिकार जो था वो पहले मूल अधिकार था। 1978 में जो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम था उससे इसको हटाकर मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया और एक विधिक अधिकार बनाकर 300A में भेज दिया गया। ठीक है, चलो फिर आता है हमारा 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 42वां संविधान संशोधन 1985 में। इसमें क्या हुआ? इसमें हुआ एक दल बदल विरोधी विधि बनी, एक दल बदल विरोधी अधिनियम बना था। मतलब जो सांसद होते हैं ना, वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में खरीद फरोख्त चलते रहती है, उसको रोकने के लिए था। सिंपल आपको रखना है दल बदल विरोधी अधिनियम कब आया? 52वां संविधान संशोधन 1980। और इसी से एक 10वीं अनुसूची जुड़ी। इस 10वीं अनुसूची में यही यहाँ दल बदल वाली बात करी गई। तो सिंपल एग्जाम पूछेगा कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1985 में। क्या था? दल बदल को रोकने के लिए था। कौन सी अनुसूची जुड़ी? 10वीं अनुसूची जुड़ी। ठीक है, फिर आया हमारा 61वां संविधान संशोधन अधिनियम, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। इससे क्या किया गया? जो मतदान करने की उम्र है ना हमारी, हम आम लोकसभा के चुनाव में करते हैं या फिर जो राज्य विधानसभा के चुनाव होते हैं सीएम के लिए या पीएम के लिए, तो उनमें पहले उम्र थी मतदान करने की 21, वो घटाकर कितनी कर दी गई? अब 18 कर दी गई। कब? 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। याद रहेगा, उम्र मतदान की 21 से घटाकर 18। ठीक है, अब हम देखते हैं 69वां संविधान संशोधन अधिनियम। 69वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था? 1991 में हुआ था। ध्यान रहे, 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ। इसमें क्या किया गया? जो पहले दिल्ली है ना, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, उसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना दिया गया। ध्यान रहे, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कब बनाया गया? 69वें संविधान संशोधन 1931। इससे दिल्ली में एक मंत्रिपरिषद भी स्थापित की गई, 70 सदस्यीय वहां विधानसभा भी लाई गई। विधानसभा में वहां 70 सदस्य हैं और मंत्रिपरिषद में भी वहां एक मंत्रिपरिषद भी बनाई गई। ठीक है, तो 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 कहां से जुड़ा है? दिल्ली से जुड़ा है। उसे दिल्ली एनसीआर बनाया गया, उसके लिए एक अलग विधानसभा बनाई गई और एक अलग मंत्रिपरिषद बनाई गई। ध्यान रहेगा। ठीक है, फिर आता है 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। हमने क्या पढ़ा था? 8वीं अनुसूची में पहले थे 14 भाषाएं। 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 से सिंधी जुड़ा, 15 हो गए और 4 नई भाषाएं और जुड़ गई। कब? 71वें संविधान संशोधन 1992 से। क्या क्या है वो? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। सॉरी 3 जुड़े हैं, 4 बाद में जुड़ेंगे। क्या क्या जुड़े 71वें से? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। नमक से भी याद करते हैं इसे, नमक। अब आप इसे क्या करोगे? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी याद कर लोगे। 71वां 1992 से 3 नई भाषाएं 8वीं अनुसूची में, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी याद कर लोगे। अब हम देखते हैं 86वां संविधान संशोधन 2002। सभी महत्वपूर्ण है, स्किप किसी ही नहीं कर सकते आप। इससे जो 86वां संविधान संशोधन 2002 जुड़ा, उससे एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, वो था अनुच्छेद 21 क। इस 21 क में क्या कहा गया कि जो प्रारंभिक शिक्षा है वो मूल अधिकार है, यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करी जाए और ये क्या बना दिया गया? इसे एक मूल अधिकार बना दिया गया। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 क्या किया इसने? एक नया अनुच्छेद जोड़ा 21 क। इसमें क्या प्रावधान थे? जो प्रारंभिक शिक्षा है उससे संबंधित प्रावधान थे, उसे फंडामेंटल राइट बना दिया गया। एक तो ये काम किया गया और एक जो मैंने ऊपर बताया, जो 1976 में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे 10, उसमें एक नया मूल कर्तव्य जोड़ा गया 11वां मूल कर्तव्य। तो मूल कर्तव्य कितने हैं? 11 हैं। 11वां मूल कर्तव्य क्या था? माता पिता का ये कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, उनको प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करें। तो ये भी इसी से प्रारंभिक शिक्षा से ही जुड़ा है। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित एक मूल अधिकार बना दिया गया, उसे अनुच्छेद 21 का। और 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जो अभिभावकों के बच्चों के प्रति जो शिक्षा के प्रति कर्तव्य है उसको डिफाइन करता है। ठीक है, फिर आया 89वां संविधान संशोधन 2003। महत्वपूर्ण आया जो 89वां संविधान संशोधन 2003 था, उसमें क्या किया गया? उसमें पहले एक आयोग था, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग। यह पहले एक ही था। ध्यान रहे, 89वां संविधान संशोधन 2003 से में क्या किया गया? जो एक आयोग था, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग, एक ही था पहले। अब उसके दो भाग कर दिए गए। एक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग बनाया गया, एक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग बनाया गया।
क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन ये बनेगा कि ये दो अलग अलग आयोग कौन से संविधान संशोधन से बने, तो 89वें संविधान संशोधन 2003 से बने, और इनके अलग अलग आर्टिकल भी याद रखने हैं आपको। एग्जाम में आर्टिकल भी पूछता है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग पूछेगा तो अनुच्छेद 338, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग पूछेगा तो अनुच्छेद 338 का याद रहेगा। जाति आयोग छोटा है तो पहले आएगा 338, जनजाति बड़ा है तो बाद में आएगा 338 का। ठीक है, याद कर, नोट डाउन करते रहना और लिख। एक तो मैं कह रहा हूं तब याद होगा आपको, एक अभी मैं जब अंत में दोबारा रिवाइज करूंगा तब याद होगा, एक जब आप नोट डाउन करोगे तब याद होगा, और एक जब आप सब ये करके बाद में रात को रिवाइज करोगे तब 4 बार आपका रिवीजन हो रहा है तो याद, बशर्ते आपको 4 बार करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं 91वां संविधान संशोधन 2003। मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, ये कब, जब हम मंत्री परिषद पढ़ रहे थे, पढ़ाया था ना। तो देखिए 91वां जो संविधान संशोधन 2003 है, इसमें क्या किया गया मैंने पहले बताया। जो केंद्रीय मंत्री परिषद है ना, उसकी कुल जो अधिकतम सदस्य संख्या वो कितनी होनी चाहिए। फिर जो लोकसभा की अधिकतम संख्या है, लोकसभा की कितनी है 550 वाली है, तो उसका 15% ही होगा जो मंत्री परिषद है। हम तो देखते हैं ना मोदी की जो कैबिनेट है, मंत्री परिषद है, उसमें अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15%, बस इतना ही याद रखना। तो ये कौन से संविधान संशोधन से आया, 91 से। ऐसा ही राज्यों में भी है, राज्यों में जो मंत्री परिषद है उसकी अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, जो राज्य विधानसभा है उसकी कुल सदस्य संख्या के 15%। आपको ये 15% वाली लिमिट याद रखनी, किसके, केंद्र में लोकसभा का 15%, राज्यों में राज्य विधानसभा का 15%। लेकिन राज्य में एक अन्य प्रावधान भी है। मान लिया जाए किसी राज्य में अब 85 सदस्य हैं, तो उस 50 का अगर हम 15% निकालें, मानिए कितना भी आ जाए, 6-7 ही आ जाए, तो क्या 6-7 ही मंत्री होंगे, नहीं, न्यूनतम 12 सदस्य तो होने ही चाहिए। अगर वो 15% निकाल के अगर 8 ही भी आता है ना, फिर भी आपको राज्य में 12 तो करने ही है। 12 से ऊपर कितने होने चाहिए, 15% तक होने चाहिए। ध्यान रहे, राज्यों में जो मंत्री परिषद है उसकी सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए, राज्य विधानसभा के कुल सदस्यों के 15%, लेकिन कम से कम 12 तो होनी चाहिए। ये लिमिट भी हो सकता है कि कम से कम राज्यों में कितने मंत्री हो सकते हैं, तो 12 हो सकते हैं। ठीक है, याद रहेगा। कौन सा संविधान संशोधन था ये, 91वां 2003 का। अब हम पढ़ते हैं 92वां। अभी हमने पढ़ा था 8वीं अनुसूची वाला आ गया अंतिम ये। 92वां में क्या क्या क्या, अभी तक देखो 14 थे मूल में, फिर 21वें संविधान संशोधन 1967 से सिंधी जुड़ा, 71वें संविधान संशोधन 1992 से कितने जुड़े थे, 3 जुड़े थे, नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। अब 18 हो गए, टोटल अभी 22 है, तो 4 और जुड़ने हैं, तो ये अब 4 जुड़ेंगे। 92वां संविधान संशोधन 2003 से 4 नई भाषाएं जुड़ेंगी 8वीं अनुसूची में। वो क्या क्या है, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। अब हो गए 22, अभी कितने हैं 8वीं अनुसूची में, 22 ही है। ठीक है, तो ये याद कर लेना। तो देखिए अब हम पढ़ेंगे 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011। तो देखिए 97वां संविधान संशोधन 2011 में क्या क्या हुआ था। पहली बात, सहकारी समितियां थी ना, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, उनको संविधान में शामिल किया गया। किसमें, भाग 9ख में। ध्यान रहे, सहकारी समितियों को संविधान में कब शामिल किया गया, तो 97वां संविधान संशोधन 2011 से। भाग क्या है उसका, भाग 9ख है। और डीपीएसपीज में एक नया अनुच्छेद भी जुड़ा, वो अनुच्छेद है 43ख, सहकारी समितियां बनाने का। बस इतना ही याद रखना है आपको। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम याद रखना है 2011 का, किससे जुड़ा हुआ है, तो सहकारी समितियों से जुड़ा है। इतना ही याद रखना है पहले। अब इसका एक भाग भी याद रख सकते हो आप, सहकारी समितियों का भाग है 9ख, और डीपीएसपी में एक नया अनुच्छेद भी है, वो भी सहकारी समितियों से ही जुड़ा। कब जुड़ा, 97 से जुड़ा। क्या है वो अनुच्छेद, 43ख है, याद रहेगा। 97वां 2011, सहकारी समितियां भाग 9ख, डीपीएसपी अनुच्छेद 43ख, याद रहेगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं जो लेटेस्ट में हुए हैं कुछ संविधान संशोधन। पहली बात, 101वां संविधान संशोधन, सिंपल याद करेंगे। 101वां संविधान संशोधन कब हुआ, 2016 में। किससे जुड़ा है, जीएसटी से जुड़ा है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर है जो, उसका अनुच्छेद याद रखना है आपको, अनुच्छेद 279। 101वां संविधान संशोधन 2016 जीएसटी से जुड़ा, जीएसटी लागू हुआ उससे, और अनुच्छेद है उसका 279। ठीक है, फिर हुआ हमारा 102वां संविधान संशोधन 2018। इसमें क्या था, जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग था उसका गठन किया गया, अनुच्छेद 338 भी। अब मुझे आप यहां पर तुरंत बताइए कि 338 और 338A में क्या है और उसका संविधान संशोधन क्या है। अब हम पढ़ते हैं यहां पर 102वां संविधान संशोधन। 102वां संविधान संशोधन 2018 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग था जो, उसकी स्थापना हुई, और उसका अनुच्छेद है अनुच्छेद 338B। याद कर लोगे ना, अनुच्छेद आएगा, हाँ संविधान संशोधन भी आएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, आप ध्यान रखिएगा इसे। फिर हुआ 103वां संविधान संशोधन 2019 में।
कौन सा? 103वां संविधान संशोधन 2019 है। इसमें क्या था? जो आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग है ईडब्ल्यूएस, उसके लिए आरक्षण लागू किया गया। कितना? 10%। ध्यान रहे, 103वां संविधान संशोधन 2018-19 सॉरी, ईडब्ल्यूएस था जो आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग था, उसके लिए 10% का आरक्षण लागू किया गया। याद रहेगा। तो इसमें दो नए अनुच्छेद भी जुड़े। अब ये आरक्षण लागू करना है तो संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। कुछ जो स्वतंत्रता के अधिकार हैं, समानता के अधिकार हैं, उनमें संशोधन तो करना पड़ेगा ना। तो कौन कौन से नए आर्टिकल जुड़े? आर्टिकल जुड़ा अनुच्छेद 15, 6 और 16 से। आपको ये भी पूछ सकता है घुमा के कि ईडब्ल्यूएस को लागू करने के लिए कौन से नए अनुच्छेद जुड़े। बहुत सारे ऑप्शन दे दिए, तो आप याद रखिए 15, 6 और 16, 6। ठीक। फिर हुआ 104वां संविधान संशोधन। 104वां संविधान संशोधन 2019 में ही हुआ। इसमें क्या हुआ? जो लोकसभा और राज्य विधानसभा है ना, वहां जो एससी व एसटी हैं, जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स है ना, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति, उनके लिए जो आरक्षण है उसकी व्यवस्था है। तो यह हर बार 10 साल के लिए बढ़ाया जाता है। कब तक करेंगे? जब तक ये समानता नहीं आएगी तब वो बात होती है, अभी नहीं आई है शायद। तो इसीलिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एससी व एसटी के लिए जो आरक्षण था वो 10 साल के लिए फिर से बढ़ा दिया गया है। तो आपको याद रखना है, वो 104वां संविधान संशोधन लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एससी व एसटी के लिए आरक्षण को 10 साल के लिए फिर से बढ़ा दिया गया। वो 104 में था। फिर 105वां संविधान संशोधन जो आजकल ही हुआ था 2021 में। 105वां संविधान संशोधन था जो, उसमें क्या किया गया? जो सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग है ना, उनकी पहचान से जुड़ा था। उसमें राज्यों और जो यूटीज हैं उनको अधिकार दिए गए थे। सिंपली याद रखना है आपको। 105 एग्जाम में पूछेगा, 105वां संविधान संशोधन जुड़ा है पिछड़ा वर्ग आयोग, ईडब्ल्यूएस, जीएसटी या फिर शैक्षिक व सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग। तो आपको क्या रखना है? शैक्षिक व सामाजिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उनसे संबंधित है ये 105वां संविधान संशोधन। और जो सबसे लेटेस्ट है, मतलब जो सबसे नया है, वो है 106वां संविधान संशोधन। बशर्ते इसकी ऑफिशियल डेट अभी भी नहीं आई है, लेकिन यह अभी बहुत चर्चा में, आपने भी सुना होगा। 106वां संविधान संशोधन, इसमें क्या था? जो लोकसभा और राज्य विधानसभा है ना, वहां महिलाओं के लिए 33% आरक्षण निश्चित किया गया है। अब यह लागू होना है। तो 106वां संविधान संशोधन लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की बात की गई है। तो ये थे संविधान संशोधन प्रथम से संविधान संशोधन 106 जो अभी लेटेस्ट है वहां तक के सभी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। इससे एग्जाम में क्वेश्चन लगातार बनेंगे। आप इसे मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए और ऐसी क्लासेस में लाते रहूंगा। तो आज यही पढ़ा 106वां, 105वां, 4, 3, 2, 1। फिर हमने 97वां, 92वां, 91वां, 89, 86वां, 71वां, 69वां, 61वां, 52वां, 44वां, 42वां, 31वां, 24वां, 21वां, 9वां, 7वां और प्रथम, इतने संविधान संशोधन। और आप अच्छी क्लास लगती है तो आप इसे लाइक करिए, अन्य दोस्तों तक शेयर करिए, क्योंकि मुझे भी ये मेहनत लगती है क्लास बनाने में और मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन चाहिए होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।